आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं शाहज़ेब जिलानी और ज़र्रार खोड़ो। मैं किन लोगों में रहना चाहता था, ये किन लोगों में रहना पड़ रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। कल सरकर्दा मकतूल सहाफ़ी और हमारे प्रोफेशनल कुलीग अरशद शरीफ की इस्लामाबाद में तदफीन होगी। इस दौरान पीटीआई के रहनुमा फैसल वाडा एक नई फिल्म लेके सामने आ गए हैं और इस फिल्म के चलने के बाद से पीटीआई के जो हामी हैं अब सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि लोग डरते हैं दुश्मनी से तेरी, हम तेरी दोस्ती से डरते हैं। उन्होंने कहा क्या, पहले ये सुन लीजिए। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है। आस्तीनों के सांपों के बारे में बता चुका हूं, अपने चेयरमैन एक्स वजीर आज़म इमरान खान साहब को बता चुका हूं कि ये जो साजिश रचाई जा रही है उस साजिश के ताने बाने और साजिश की जो बेनिफिट्स हैं वो और मकासद कुछ और हैं, सबको उल्टी पटरी पे चढ़ा दिया गया है। अरशद शरीफ स्टैब्लिशमेंट से राब्ते में था, अरशद शरीफ आने को तैयार था, अरशद शरीफ के ऊपर कोई ऐसा इशू नहीं था जो इस साजिशी बयानिए के साथ साजिश को और मुल्क को साजिश के उस कटारे में ले गए जहां अभी एक आदमी शहीद हुआ है, अभी और बहुत सारी लाशें गिरनी हैं और गिरेंगी। ये मैं आपको भी कह रहा हूं। जब अरशद शरीफ इस मुल्क से गया है उस दिन से लेकर आखिरी दिनों तक मैं अरशद शरीफ के साथ राब्ते में था और मेरा फोन अवेलेबल है दुनिया की किसी जगह पे भी फोरेंसिक के लिए कि मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं। मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। मैंने वीडियो भी बनाई है, नाम भी दे दिए हैं, इंटरनेशनली भी दे दिए हैं, लोकली भी दे दिए हैं। और मुझे कुछ हुआ और मैं मारा गया तो अल्लाह ने मुझे ताकत दी है दौलत की, मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर चुका हूं। अगर मुझे कुछ हुआ और मैं मर गया तो वो शख्सियात जो इस साजिश का हिस्सा है वो भी 3 घंटे के अंदर उसी तरह मारे जाएंगे। पेमेंट कर दी है। ये थे फैसल वाडा बूट वाले। अब क्या कहूँ यार, मतलब मेरी वाकई समझ में नहीं आ रहा। मसलन रोज़ाना के हिसाब से वो तुमने देखा है वो सीमेंट और कंक्रीट जिसमें बनता है मशीन में, मैं उसमें महसूस कर रहा हूँ खुद को। और वो होता यह है कि मीडिया को चूँकि वॉचडॉग कहते हैं, तो रोज़ाना इसको एक नई गेंद फेंक दी जाती है। कभी इधर तो मीडिया इधर भागने लगता है, फिर कभी इधर फेंक दी जाती है, कभी उधर। बंदा करे तो क्या करे। आज जब नमूदार हुए फैसल वाडा साहब टीवी पर तो कोई 40 मिनट तक तो वो छाए रहे। और मज़े की बात ये कि पाकिस्तान टेलीविजन ने भी उनको लाइव दिखाया। हालांकि पीटीआई वाले शिकायत करते हैं कि जी हमें आप नहीं दिखाते, आज भरपूर आज कवरेज मिली क्योंकि शायद उन्हें अंदाजा था कि वो क्या बातें करने वाले हैं। फिर भी खुश नहीं है, फिर भी खुश नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि फैसल वाडा इतना अहम कैसे हो गया। मैं एक ऐड कर दूं उनके 2 रिएक्शन जो मैंने देखे हैं, फिर आप कंटिन्यू करें। अली जहरी साहब कह रहे हैं कि जी वाडा साहब ने हमारी लॉन्ग मार्च को डैमेज करने की कोशिश की है। हर चैनल और पीटीवी पे चल रहा है जिससे ये वाजे होता है कि #imported गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। तो ये अच्छा, अरसलान खालिद, बेटा अरसलान सुना होगा आपने, वो भी कह रहे हैं कि जी ये पीटीवी पे कैसे चल रहा है, ये तो कोई गेम हो रही है। अच्छा, ये क्यों कह रहे हैं? गेम तो है, मैं कौन कह रहा है कि शुकूक व शुबात तो हैं, लेकिन आपने भी थोड़ी देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमने भी देखी। एक अजीब व गरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने एक ग्राफ बनाया और कुछ उन्होंने खतरनाक बातें भी की जो हमने सुनी, ये लाशें गिरेंगी, खून गिरेगा, ये होगा। आपने जो पहले ग्राफ दिखाया पहले वो दिखाया। मैंने जो आप कह रहे थे कि सीमेंट मिक्सर है और आप कह रहे हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रही, मैंने कोशिश की है कि कोई एक ऐसा इमेज मिले जिससे ना सिर्फ फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझ आए, बल्कि ये जो पाकिस्तान में जो हो रहा है, हम बहुत दिन बात कर रहे हो नहीं क्या हो रहा है,
तो उसकी भी थोड़ी सी चार्टिंग कर देगा। ग्राफ आप प्लीज स्क्रीन पर दिखा सके मुझे, अगर है आपके पास ग्राफ। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हमारा इस वक्त का रियासती और सियासी नक्शा, ये हमारा रियासती और सियासी नक्शा है। इसको देख के मेरा ख्याल है कि सारी चीजें समझ में ही आ जाती हैं। बहुत हमें कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार जब बंदा पागल होता है ना, उसको नहीं पता होता कि वो पागल है। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, वो जिस उस मेंढक की तरह जिसको मतलब स्लोली उबाला जा रहा है, और अच्छा स्लोली टेम्परेचर रेज होता है। यहाँ पे तो स्लोली नहीं है, यहाँ पे तो 50 डिग्री हम यूं ऊपर चले जाते हैं ना यार। हम जितने पागल हैं हमें एहसास भी नहीं हुआ कि हम कितने पागल हैं, और हमें रियासत कितनी भाई पागल हो गई है और कितना हमें पागल बनाया जा रहा है। अच्छा, पीटीआई का रिएक्शन इसलिए आ रहा है शाहजेब, क्योंकि कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने जो बात की थी अरशद शरीफ के बारे में, वो कुछ और थी। अगर आप तरफ चले वो चला देते हैं एक दफा, आप सुन ले तो फिर आगे बात करें। इसको पता था कि इसकी जान खतरे में, इसको पता था, इसको बार बार वार्निंग जारी थी। मैंने इसको बताया, ये जो इसको टारगेट किलिंग की गई है, ये जो मर्जी लोग कहें, मुझे पता है कि ये टारगेट किलिंग की गई है इसकी। जी, तो अब कुछ बातें जो सामने निकल कर आई वो ये कि एक तरह से फैसल वाउडा साहब ने ये बार बार कहा कि जी कि अरशद शरीफ के मामले में इस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार नहीं है, उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ही पॉजिटिव रिश्ता था। जबकि इमरान खान साहब पिछले चंद दिनों में बारहा कह चुके हैं कि उनको ख़तरा भी था। मैंने उन्हें कहा था कि आप मुल्क से बाहर जाएं। तो ये एक डायमेट्रिकली अपोज्ड एक चीज़ सामने आई है। इसके अलावा उन्होंने जो ये कहा कि जी के मज़ीद लाशें गिरेंगी। अब इमरान खान साहब तासुर तो ये दे रहे हैं कि जी बिल्कुल पुरअमन होगा और हम रेड जोन में भी नहीं जाएंगे और ये एक इनकलाब आ रहा है, हकीकी आज़ादी की लड़ाई है। लेकिन जो बातें आज बार बार फैसल वाउडा ने की, उससे तो ख़तरे की घंटियां बज रही हैं कि ये अगर कोई प्लानिंग है और यहाँ पे खून बहना है। क्योंकि हमें याद है कि जब पिछली मरतबा खान साहब ये कर रहे थे मार्च 2014 में, तो मॉडल टाउन का वाक़या हुआ था और फिर वो जो लाशें गिरी थी उसको मुसलसल आगे उस पर बात होती रही। तो इसमें है परेशानी की काफ़ी बातें भी हैं। अच्छा, इतनी बातें हैं। अच्छा, मुश्किल ये है कि फैसल वाडा इस वक्त पीटीआई में है या नहीं है, या ये पीटीआई का अंदरून कोई फिल्म चल रही है, या एक साहब को जो है वो कोई नया चिप लग गया है, कुछ समझ में नहीं। अच्छा, चिप नहीं है, चिप तो इनके अंदर बहुत पुरानी है। आपने अपनी इंट्रो में भी आज भी उन्होंने कहा कि मैं सिवाय इमरान खान साहब के और मिलिट्री इंटेलिजेंस के और ISI के मेरा किसी पे एतबार नहीं है। तो वो तो वहीं खड़े हैं जहाँ एक ही सफ में सबको खड़ा करा दिया ना आपने। अच्छा, अब जहाँ तक फैसल वाउडा की बात है, अब मैं जानता हूँ कि आज फैसल वाउडा एक पार्टी का गद्दार बन गया, लेकिन ये वही फैसल अभी ऑफिशियल गद्दार, अभी ऑफिशियल नहीं, अभी शुकूक जन्म ले रहे हैं। फेयर इनफ, आई कैन सी। लेकिन ये वही फैसल वाउडा है जो आपके मतलब जिगरी यार हैं, आज के बाद शायद नहीं होंगे, मुझे नहीं पता, हो सकता है आज जिनकी हर गलती, हर मिस स्टेटमेंट, हम इतने लोगों को फांसी दे देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको आपने ना सिर्फ कवर किया है बट ऐसे डिफेंड किया है कि जैसे आपके एहलिया के खिलाफ किसी ने कोई बात की हो। आई मीन लिटरली इस लेवल पर एकदम वो चेंज हो गया तो एकदम वो गद्दार हो गया। ठीक है, अच्छा, वेरी सस्पिशियस कि वो पीटीवी पे चल रहा है, मैं मानता हूँ यार, क्योंकि कौन सा कोई अली जैदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुराद सईद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तो पीटीवी पे नहीं चलती ना। तो आई मीन एक चीज होती है कि बंदा बहुत ज्यादा भी चीजों को ऑब्वियस ना करे, लेकिन कहते हैं ना कि उन कामों के लिए फिर थोड़ा सा मुझे लगता है आज इन्होंने सफेद लकीर पार कर ली। कौन सी लकीर अब रह गई है यार वो सर पार करने वाली, मुझे अब ये तो बताइए, सफेद लकीर कौन सी है? सफेद लकीर पार कौन सी वाली? मैंने रेड लाइन का तो सुना है, गुफ्तगू से तो लग रहा है। जो चीज़ अभी तक वाज़े नहीं हुई इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी, वो ये कि जो वो बार बार कह रहे थे कि कुछ आस्तीन के सांप और साजिशी बयानियाँ, उनको मिसगाइड किया गया अरशद शरीफ को, वो जाना नहीं चाहते थे, ज़रूरत नहीं थी, और फिर किसने उनका पूरा ये ट्रिप अरेंज किया दुबई में, वहाँ पे उनका अरेंजमेंट किसने देखा। सो ही इज़ नॉट नेमिंग, लेकिन वो ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट को क्लीन चिट दे रहे हैं। लेकिन वो किसकी बात कर रहे हैं? के साथ ये पीटीआई के अंदर के लोग हैं या पीटीआई के एलाइड लोग हैं, या कोई चैनल जो बाहर से सपोर्ट खुद पीटीआई वाले हैं, और खुद पीटीआई वाले फैसल वाडा को आस्तीन का सांप कह रहे हैं। तो मतलब सांप कह दी मैं आप ही। तो मुझे ये भी बात उनकी दिलचस्प लगी कि जब वो बात कर रहे थे कि मर्डर कैसे हुआ, तो काफ़ी वसूख से कह रहे थे कि ये क्लोज रेंज है और गाड़ी के अंदर से किसी ने मारा है, एज इफ उन्होंने वारदात विजिट की है, खुद जाके उन्होंने देखा हुआ है।
मतलब क़यास आराई में भी बंदा जो है ना थोड़ा सा गुंजाइश रखता है, लेकिन रोजाना मेरा राब्ता था उससे। लेकिन और मुझे तो वो सीन याद आ रहा था जब चाइनीज काउंसलर पे कराची में हमला हुआ और वो खुद बंदूक लेके वहाँ पहुंच गए, वो भी बेल्ट के अंदर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था उस दिन पे वाडा साहब के साथ। हाँ, मतलब बेल्ट के अंदर कौन बंदूक रखता है यार? मतलब अगर गोली अंदर चल जाती तो फिर ये भी आप कह सकते थे कि अंदर से गोली चली है। तो इस तरह के जब लूज कैनिंग्स आप रखेंगे अपने साथ, तो दे कैन दे आर केपेबल ऑफ, यही तो प्रॉब्लम होता है ना लूज कैनिंग्स के साथ। अच्छा, अब देखिए बहुत बातें हुई हैं, एक तो लॉन्ग मार्च वाली बात की है इसने, एक अरशद शरीफ वाली जो बात की है। अब अगेन जैसे आपने कहा ही इज गिविंग अ क्लीन चिट, ठीक है, ये फिर एक वो चौधरी निसार की याद आ गई मुझे, हाँ, कि बाकी जो सारी बातें हैं ना वो मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूंगा। अच्छा, ये जो इन्होंने कहा है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स मैंने दे दिए, क्या मतलब पहले से ही आपने असैसिन्स हायर किए हुए हैं कि अगर मुझे मारा गया तो ये जो 3 लोग हैं इनको उड़ा दिया गया? ब्रेक जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे तो मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ कि आपने क्या कहा था कि इसको तो एकदम हिफाजती तहवील में ले लेना चाहिए। इसके पास इतना एविडेंस है, अगर आपके पास इतना एविडेंस है, मेरा फोन है और आपके पास फोन है और आपकी जान खतरे में, इसकी भी जान खतरे, और इसने खुद कह दिया है ना कि मुझे भी मार सकते हैं लेकिन मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ। ये भी खान साहब ने भी कैसेट कहीं रखवा दी है, सबने इन्होंने भी रखवाई हुई है, तो ये रखने वाली चीजें तो नहीं है ना यार। एक बात है, जरा देखें, ये हमें साफ नजर आ रहा है कि अरशद शरीफ के कत्ल पे बाकायदा खुलकर अब सियासत हो रही है। इस पर इससे पहले जो है ज़ाहिर है कि खान साहब ने अपनी बात की, फिर मुराद सईद साहब ने, उन्होंने फिर बिल्कुल एक अलग वर्जन दिया। अभी तदफीन नहीं हुई है, अभी तदफीन भी नहीं हुई है, मतलब वो बेचारे, उनकी फैमिली जो है वो अभी तक सदमे में है, लेकिन इतना भी हमारे यहाँ डिसेंसी नहीं बची कि आप जो है ना कम अज़ कम इनको आप एक जो आपके मजहबी रसूम हैं वो हो जाएं, उसके बाद हम करते रहेंगे। लेकिन दोनों चीज़ें अब गडमट हो गई हैं, लॉन्ग मार्च और अरशद शरीफ का कत्ल। तो गवर्नमेंट पे भी अब जाहिर है कि गवर्नमेंट को देखना होगा कि आप कितना सीरियसली लेते हैं। इंसानियत नाम की जो चीज़ है ना वो सिर्फ अब यूटिलिटी स्टोर में दस्तयाब है और वहाँ पर भी माल शॉर्ट है। अच्छा, अब अगेन ये जब आएंगे सामने और जब ये एक्चुअली बात करेंगे कि कौन क्या शवाहिद है, जो मेरा नहीं ख्याल कि कभी मंजर आम पर आएंगे। तुमने कभी वो देखा सदर में सांडे का तेल बेचने वाले? मैंने देखा, मैंने खरीदा तो नहीं है। कभी पूरी बात नहीं करता, वो आखिर तक ना सांप दिखाने का वादा करता रहता है। ऐसे बस यही ऐसे। अब देखते हैं कि अच्छा, अब यहाँ तो ये चल रहा है और जिसको हम केओस कहते हैं। कीनिया में क्या मजीद रिपोर्टिंग हो रही है, वहाँ की जो पुलिस की जो वर्जन्स है वो किस तरह दिन ब दिन तब्दील हो रहे हैं, इस पर बात करते हैं। फैसल वाडा साहब की फ्लाइंग बूट के बाद पीटीआई का रद्द अमल भी सामने आ रहा है। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे और उसमें एक अच्छा सवाल ये पूछा गया था कि अगर आपके पास सारे सबूत हैं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं, आप आगे नहीं दे रहे। लेकिन ये सवाल तो फिर खान साहब से भी पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है तो आप क्यों बयान दे रहे हैं, आप क्यों नहीं अथॉरिटीज़ को दे रहे हैं। अगर अथॉरिटीज़ को ट्रस्ट नहीं करते तो आप कहीं तो पब्लिक कर सकते हैं इन बातों को। अच्छा, असद उमर के भी अभी एक ट्वीट आई है और उन्होंने कहा है कि जी फैसल वाडा का जो स्टेटमेंट है वो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक नहीं है और पीटीआई के जो सिंध के जो सदर हैं उनको हिदायत दी गई है इमरान खान साहब से खुद कि फैसल वाडा को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने के लिए पर एक शो कॉज नोटिस दिया जाए। लेकिन ये कुछ नहीं है क्योंकि अभी कुछ चैनल्स ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि फैसल वाडा को मुख्तलिफ पीटीआई के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया है। और आपको पता है कि जब आपको व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया जाए तो सर अब मतलब फिर तो मतलब जहर पी ले बंदा, जहर सियासी मौत है, ब्रेक दिस कट योर रिस्ट। अच्छा, लेकिन ये है कि पार्टी एक्शन ले रही है, पार्टी एक्शन ले रही है सर, पार्टी तब गई है, पार्टी तब गई है बिकॉज़ आपने पार्टी की बयानिए को बिल्कुल आप खिलाफ गए ना। एनीवे ये चलता रहेगा जी। कीनिया से लेटेस्ट क्या है, एलियूद किबली जो कीनियन डेली न्यूज़पेपर स्टार के एक एडिटर हैं, उनका कहना है, अभी थोड़ी देर पहले उनकी ट्वीट आई है कि अरशद शरीफ मरहूम एक पाकिस्तानी ख़ानदान के साथ रह रहे थे। नैरोबी की एक कहा जाता है कि बड़ी पॉश इलाका है, रिवर साइड ड्राइव, और 2 महीने से वो वहाँ रह रहे हैं। अब आपको याद होगा कि फैसल वाडा ने भी कहा था कि जी ये जो लंदन वाली चीज़ थी ना ये मिसलीडिंग थी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, असल में वो कहीं और थे। यहाँ पे 2 महीनों का जिक्र किया गया, मुझे नहीं पता कि ये कंफर्म्ड है, लेकिन कीनिया के रिपोर्टर्स ये बात कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहा है कि इस ख़ानदान का ताल्लुक ये जो एमो डंप क्वीनिया शूटिंग रेंज है जहाँ से वो वापस आ रहे थे उसके साथ ताल्लुक है। और पुलिस, अब कीनियन पुलिस की जो तफ्तीश है वो इस तरफ जा रही है। इस फैमिली से भी वो बात कर रहे हैं और जो ओनर हैं शूटिंग रेंज के वकार,
और उनसे भी उनके भी फोन्स और लैपटॉप्स वगैरह को एग्जामिन किया जाएगा, और जो उनके भाई हैं खुर्रम अहमद जो ड्राइव कर रहे थे। अच्छा, यहां तक तो सही है, लेकिन अब पुलिस की कहानी भी थोड़ी सी चेंज होती जा रही है। पहले तो वो कह रहे थे ना कि जी हमने रोका, वो नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी, बकायदा गाड़ी से कोई फायरिंग हुई है और हमारे एक पुलिस अफसर को उनके हाथ पर गोली लगी है, बेचारा हाँ। 2 दर्जन से ज्यादा इंडियन फिल्मों में पुलिस मुकाबले के बाद वो यहाँ गोली मारता है कि ताकि वो हमारे शहादत दे सके। आपको फिल्में देखने की जरूरत नहीं है सर, हमारे यहाँ ये हर दूसरे हफ्ते फिल्म चलती है यार। अच्छा, तो ये हुआ है। अच्छा, हथियार सारे वापस ले लिए हैं फ्रॉम द पुलिस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन बेचारे को जख्मी हुआ। अच्छा, मजे की बात ये है कि उसी पुलिस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि हमारा बंदा सिपाही एक जख्मी हो गया या अफसर जो भी, लेकिन जब हमने उस गाड़ी जहां पहुंच गई थी वहां जाके तलाशी ली तो उसमें कोई हथियार ही नहीं था। अच्छा, एक और मजेदार चीज सब सुनी सुनाई लग रही है सर। आपको पता है कि पहली जो पुलिस की रिपोर्ट थी उसमें कहा था कि जी एक बच्चा अगवा हुआ है और गाड़ी चोरी हुई है। अच्छा, बच्चे पर आते हैं। गाड़ी जो थी वो थी मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर वैन, ठीक है। अगर उसकी पिक्चर हम स्क्रीन पर ले आए, और अरशद शरीफ जिस गाड़ी में था, जी ये आप लेफ्ट पर देख रहे हैं, नेट से पिक्चर लिए, मर्सिडीज बेंज स्प्रिंटर वैन। जो जिसमें अरशद थे वो थी टोयोटा लैंड क्रूजर V8। अब ये आप देख सकते हैं, सही है, यू कैन से कि रात के वक्त शायद आपको डिफरेंस नहीं मिला, लेकिन अब पता लगा है कि वो बच्चा अफवाह हुआ ही नहीं था, बल्कि वो बच्चा भी नहीं है, वो 26 साल का बंदा है यार। अब अगर ये बच्चा है तो फिर मतलब पता नहीं हम क्या है, हम तो लाशें हैं, हम तो अभी जमीन में। तो ये हुआ है। और क्या हुआ, खुद गाड़ी लेके गया, क्यों? क्योंकि उसके वालिद साहब के साथ कुछ को फंडा हो गया था। अच्छा, ये कोई नहीं बता रहा कि क्या फंडा हुआ है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। वालिद साहब ने फिर केस किया अपने बेटे के ऊपर, अकॉर्डिंग टू कीनियन पुलिस एंड कोर्ट रिपोर्ट्स। मैं नहीं कह रहा कि आपके पास तो लाइसेंस ही नहीं था, आप गाड़ी कैसे चला सकते हैं। मतलब बाप ने पहले कहा कि जी मेरा बच्चा अब आओगे, जो बच्चा ही नहीं है, 26 साल का है। वालिदैन के सामने हमेशा बच्चे ही होते हैं, मैं मान सकता हूँ, ठीक है। पुलिस के सामने तो नहीं होना चाहिए ना। और फिर कह रहे हैं कि जी असल में वो तो मैंने उस पर फिर मुकदमा कर दिया क्योंकि वो बगैर लाइसेंस गाड़ी चला रहा है, इतना वो शरारती बच्चा है। मैंने कहा कि और कोई उसको सुधारने का तरीका ही नहीं है। मुकमका हो गया, दरखास्त भी वापस ले ली। अच्छा, दरखास्त भी वापस ले ली। लेकिन इसका मतलब है कि वो केस जो है मुझे लगता है इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि उसको असल केस के साथ जोड़ के कोई पट्टी फिटिंग उसकी हो सके। अब मकसद हासिल हो गया तो वो केस जो है अब केस की जरूरत ही नहीं रही। अच्छा, मीनवाइल कीनियन की ऑपोजिशन पार्टीज ने भी अब इस केस को उठाया। एक नेशनल रेनबो कोalition है, तो उसके एक लीडर ने कहा है कि जी ये बिल्कुल 100% पुलिस की गलती है, व्हाई डिड यू शूट टू किल। और कीनियन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो हैं वो इससे थोड़ा सा आगे गए, उन्होंने कहा कि जितने ये पुलिस अफसरान हैं इनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जाहिर है हमारी तरह उन्होंने भी ये फिल्म बड़ी बात दी। मोहम्मद सरवर कराची में रहते हैं, उनकी उम्र है 86 साल सॉरी, और वो फालिज ज़दा हैं, यानी चलने फिरने से माजूर हैं और माली हालत भी ज़ाहिर है कि इंतहाई पतली है। लेकिन कल का दिन जो है वो उनकी ज़िंदगी के जो अहम तरीन दिन है उनमें से एक था, क्योंकि उन्हें सिंध हाई कोर्ट के अहाते में एक गाड़ी में लाया गया नाजिर के दफ्तर के सामने, और फिर 2 करोड़ रुपए का चेक पेश किया गया। मगर इस दिन के लिए मोहम्मद सरवर को 32 बरस इंतज़ार करना पड़ा। 1990 में उनका 24 साला बेटा शकील, उसे जोड़िया बाज़ार से CIA पुलिस ने उठाया, सदर के CIA सेंटर में ले गए, टॉर्चर हुआ और दौरान तफ्तीश शकील हलाक हो गया। मोहम्मद सरवर ने 1991 में ये कार्रवाई शुरू की अपने लिए इंसाफ के लिए, लेकिन इस दौरान CIA के उस ज़माने के SSP थे समीउल्लाह मरवत, और उनके ख़िलाफ़ इंस्पेक्टर चौधरी लतीफ़ और ASI अल्ताफ़ हुसैन और जो दीगर सिपाही उस मौके पे मौजूद थे उनके मरने के वक्त शकील के, उन सब को हिरासत में लिया गया, कत्ल और टॉर्चर का पर्चा कटा, मुअत्तलियाँ हुई, लेकिन बिलाखिर वो बरी हो गए, जैसा कि होता है। बहादुर बच्चे। हालांकि उस ज़माने में जो जुडिशल इंक्वायरी हुई थी उनमें इन तमाम पुलिस अफसरों
पे जुडिशल इंक्वायरी में बताया गया था कि इन्होंने एविडेंस या तो ख़त्म कर दिए हैं या टेम्पर किए हैं या उन्होंने झूठ बोला है, उसके बावजूद वो बरी हो गए। मगर मोहम्मद सरवर ने हिम्मत नहीं हारी और वो अगले 26 बरस तक इस दरवाज़े से उस दरवाज़े तक, इस अदालत से उस अदालत तक जूतियाँ चट खाते रहे। मोहम्मद सरवर ने ये अपना सफ़र 1991 में सिंध हाई कोर्ट से शुरू किया था। बिलाखिर अदालत ने 2017 में फ़ैसला दिया कि हुकूमत सिंध जो है वो इन्हें मुआवजे की अदायगी करे। हुकूमत ने इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की, मगर इस साल अप्रैल में ये अपील भी खारिज हो गई। उसके बाद भी मुआवजा नहीं मिला, तो अदालत के नोटिस में जब ये बात आई तो उसने हुकूमत सिंध का जो ख़जाना है वो उसको मुकदमे से अटैच कर दिया। चुनांचे स्टेट बैंक ने हुकूमत सिंध के बजट से वो 2 करोड़ रुपए निकाल के मोहम्मद सरवर को अदा कर दिए। मोहम्मद सरवर के वकीलों का कहना है कि बरसगीर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में किसी भी आला अदालत की जानिब से तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस तहवील में हलाक होने वाले किसी शख्स के वरसा को मुआवजा देने की दरख्वास्त कामयाब भी हुई है और उसे वो मुआवजा फ़ैसले के मुताबिक मिला भी है। अच्छा, ये तो चलें हिस्टोरिक बात है, पहली बार किसी को मिला है, लेकिन जहाँ तक 32 साल 90 से जोड़ लेना, 32 साल कुछ नहीं है। पता क्यों? इसी मुल्क में, इन्हीं अदालतों में एक खातून को 45 साल बाद वरासत के केस में उनको अपना हिस्सा मिला। इनफैक्ट नहीं, 46 ईयर्स। क्या फ़ायदा है उस विरासत का, क्या फ़ायदा उसे? अब जैसे 46 साल फालिज़दा को इस वक्त अगर 2 करोड़ रुपए मिल भी गए, क्या अच्छा पता है, वैसे थोड़ी सी मुझे उम्मीद आती है, क्योंकि शाहज़ेब आपको एक्सपीरियंस अब होगा कि हर जुमे को ना हमें कम से कम 3 कॉलें आती हैं पेंशनर्स की। तो अब मुझे उम्मीद है कि 50 सालों के अंदर शायद उनको भी उनकी पेंशन मिल जाए। रिव्यू पिटिशन का मसला है। अच्छा 45, हाँ बिल्कुल, 46 ईयर्स का ये केस है ना कि ये भी कुछ नहीं। पता है मैं क्यों कह रहा हूँ यार, इससे भी आप यार ये लेजेंडरी है। मतलब ऐसा केस तो आपने कभी जिंदगी में नहीं देखा होगा। 2018 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक 100 साल पुराने केस का बिल आखिर फैसला अनाउंस किया, जो 1918 से चल रहा था राजस्थान से, फिर पाकिस्तान ट्रांसफर हुआ। पहले कोई 5,600 कनाल जमीन के ट्रांसफर इनहेरिटेंस की बात थी। पहले तो कोई 3 लोग थे इस केस में, अब वो माशाल्लाह पलते बलते कोई 150 हो गए। ठीक है, और इनफैक्ट अगर ये पिक्चर हमारे पास मैंने दी थी जो पहले अगर दे दे, जब इसकी 99 सालगिरह थी ना इस केस की, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने बकायदा केक काटा गया और इसकी बड़ी रिपोर्टिंग भी हुई, आप देख रहे हैं। और ये सब मतलब दोनों साइडों वाले खड़े हुए हैं कि सर कुछ नहीं कर दे। उसके अगले साल फिर ये केस डिसाइड हुआ। तो वो क्या एक पुरानी कहावत है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ऐसा सुनती हूँ। इस मौके पे मुझे वो केस भी याद आ रहा है जो पिछले साल हाहाकार मची थी कि वो हाई कोर्ट ने कत्ल के इल्ज़ाम में 2 सगे भाई हैं, उनकी सजाए मौत की तौसीक कर दी और उसके बाद उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई। दौरान समाअत पता चला कि जी वो मुलजिम कहाँ है, उन्हें पेश किया है। तो फिर उन्हें बताया गया बहुत जिरा के बाद, बहुत ही हिचकिचाहट के बाद कि सरकार वो तो 10 महीने पहले हम ये है। तो मैं बचपन में कहानी सुना करता था कि वो बादशाह का जो इंसाफ है कि वो मजमे में बैठ जाता था खुली कचहरी लगा के और कहता जी फला ने ये किया वो किया। उसी वक्त मौके पे वो कहता था इसको जो है तख्तादार पे लटका दिया जाए। एक बंदा था बहुत ही मोटा, उस पर चोरी का किसी ने इल्ज़ाम लगाया, गवाहों ने गवाहियाँ दी, उसने कहा जी इसको लटका दो। तो जल्लाद ने उसे लटकाने की कोशिश की तो तख्ता टूट गया। तो जल्लाद ने कहा ये अब तो इसको सजाए मौत नहीं दी जा सकती। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि किसी पतली गर्दन वाले को ले आओ। सजा का हल तो होना ही है ना। हाँ मतलब यू नो आप जल्दी से बातें करें, हमने फैसला भी सुनाना। यू नो तो ये है आपकी सिचुएशन सर। और इसीलिए तो खान साहब कहते हैं कि अगर मुल्क में इंसाफ सिर्फ आ जाए,
सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि नहीं पूरा जुमला बोला करें, मुल्क में अगर तहरीक इंसाफ आ जाए। वेल मतलब उनका यही होता है। मुझे लग रहा है कि जुमे को आप लिबर्टी चौक में होंगे, आप नहीं होंगे। ऐसा ही लग रहा है। हाँ, हम इधर ही होंगे और आपकी राय सुन रहे होंगे जी कि लॉन्ग मार्च पर क्या होता है। ईरानी सरकारी मीडिया का कहना है कि आज सपहर शिराज में सूफी बुजुर्ग शाह चराग के मज़ार पे दहशतगर्द हमले में कम से कम 15 अफराद जा बहक और 10 के लगभग ज़ख्मी हुए हैं, उनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। 3 मुसल्लह दहशतगर्दों में से 2 को पकड़ लिया गया है। ईरानी मीडिया ने इस हमले का ज़िम्मेदार तकफ़ीरी क़ुव्वतों को करार दिया है। इशारा दाइश की जानिब है, लेकिन ताहाल किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की है। इसी दौरान आज ही चेहलुम था। गुज़िश्ता माह की 16 तारीख को तेहरान में हिजाब के तकाज़े पूरे ना करने पे मजहबी पुलिस ने महिसा अमीनी नामी एक बच्ची को हिरासत में लिया था और फिर कहा यह जाता है कि पुलिस की तहवील में उनकी हलाकत हो गई। आज उनका चेहलुम था। तो ये 22 साला खातून थी, जो कुर्द थी जी, और जब उनका ज़ाहिर है कि पहले पुलिस ने उनको पकड़ा था, फिर वो कोमा में चली गई, उन पर तशद्दुद हुआ, 3 दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। ईरान में ज़ाहिर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं जी, हमने कोई तशद्दुद नहीं किया, उनको हार्ट अटैक हुआ था। हाँ। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 1.5 माह के दौरान ना सिर्फ ईरान में बल्कि दुनिया भर में बड़े मुजाहरे हुए हैं। बहुत इस इशू ने बड़ी गर्मा गर्मी पैदा की है मुल्क के अंदर और ख़वातीन ने बड़ा खुलकर प्रोटेस्ट किए हैं। हाँ, अपने राइट्स के लिए। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात सर अभी बात कर रहा हूँ, ये जो अच्छा आज की देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, हाँ, आज ये महिसा अमीनी के होम टाउन, हाँ, जिसका कुर्दिस्तान में है, हाँ, वहाँ के मुजाहरे हैं। ये इसके बारे में मैं बता दूं कि ये हज़ारों लोग मुल्क के कोने कोने से आए थे। साकेज़ शहर के ये फुटेज हैं जो आप देख रहे हैं और 8 किलोमीटर दूर जो साकेज़ के मरकज़ से कब्रिस्तान है, 8 किलोमीटर की जो सड़क है उस पर सोगवारों का अजदहाम था और जो मरकज़ी स्क्वायर है उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने इत्तला दी है कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए फायरिंग भी की और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। इसके अलावा भी मुजाहरे हुए हैं। किरमानशाह सूबे से इत्तलात आई हैं, तेहरान, मशहद और अहवाज़ जो है वहाँ से भी इत्तलात आई हैं। लेकिन मसला ये है कि ईरानी जो हुकूमत है उसका ख्याल था कि पहले की तरह 1-2 हफ्ते में वो काबू पा लेगी 2009-2019, लेकिन ये अब तकरीबन 1.25 महीना या 1.5 महीना हो चुका है और मुख्तलिफ़ शक्लों में ये कभी कम हो जाता है, कभी शिद्दत पकड़ जाता है। उम्मीद थी कि चेहलुम के बाद लेकिन अच्छा, अभी ये जो होता रहा है उसमें ये नॉर्वे की एक तंजीम है ईरान ह्यूमन राइट्स जी, उनका ये कहना है कि इस पूरे अरसे में जो 1.25 महीना गुजरा है, जिस तरह गवर्नमेंट ने कुचलने की कोशिश की है मुजाहिरीन को, उसमें कोई कम से कम 234 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें से कोई 29 बच्चे भी शामिल हैं। हाँ, लेकिन उसमें बहुत फ़र्क है। एमनेस्टी की जो इत्तलात हैं, एमनेस्टी की जो अदद शुमार हैं वो हैं, वो कह रहे हैं कि हम 24 से 25 हलाकतों की तस्दीक कर चुके हैं। वो कंफर्म कर नहीं सकते आप और देखिए, तो उसमें वो गैप है। लेकिन अगर हम इनका माजी का रिकॉर्ड देखें ना, वो सब 2009 का जो वो ग्रीन मूवमेंट को कुचला गया था और फिर 2019 में जब पेट्रोल बढ़ाया गया था उसके ऊपर मुजाहरे हुए थे, 200-250 बंदा ये मात देते हैं, ठीक है, और बहुत है जिनके बारे में आपको कभी पता नहीं लगेगा। आपने इस दफ़ा ईरानी बलूचिस्तान में भी खून खबर, अच्छा, हर जगह हो रहा है। मैं अभी यही क्या कहना चाह रहा था, आपने कहा था ना कि ख़वातीन, अच्छा पहले ख़वातीन निकली, फिर उनके साथ मर्द निकले हैं, फिर बाजार वाले निकले हैं, द मर्चेंट्स, और जो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी है, बड़ा असर है, बहुत बड़ा असर है। अच्छा, हड़तालें भी हुई हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स में, यू सी। अच्छा, पहले तो ये जो ईरानियन हुकूमत है वो उसको इस तरह करनी थी कि यार ये कोई लिबरल निकले हुए हैं और ये है और वो बैरूनी साजिश तो है ही है, इजराइल है, मोसाद है, लेकिन हर तबके से लोग निकले। अभी जो हम फुटेज दिखा रहे थे ना, ये एक मतलब ईरान से बाहर की भी प्रोटेस्ट थी। आप देखते हैं कि अजरबैजानी पॉलिटिकल प्रिजनर्स के हक में भी बैनर्स उठाए गए थे। तो इस वक्त हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट और लिबरल तो निकले हुए हैं, ठीक है, लेकिन ये मतलब हम जो ये इस तरह का लेबल देते हैं ना, तो हम अपने पर्सपेक्टिव से देते हैं। ईरान की सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। स्टूडेंट्स निकले हुए हैं, बुजुर्ग लोग भी निकले हुए हैं, इट्स नॉट जस्ट अ यूथ मूवमेंट। अब कुर्द निकले हुए हैं, ठीक है, कुछ हद तक बलोच भी निकले हुए हैं, जो आपकी जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं, अजरी, वो भी निकले हुए हैं। इट इज एन अक्रॉस द बोर्ड मूवमेंट। अब पहले जो हमने देखा है ईरान में कि
पॉलिटिकल जो अपोजिशन है, अगर जो भी नाम की ही है, वो हमेशा डिवाइडेड रही है। ये जो गुस्सा है ना, ये महिसा अमीनी के बारे में नहीं है सिर्फ, ये 2009 में और जो पिछले जो इनके इलेक्शंस हुई थी, हर बार ये जो थोड़ी सी प्रोग्रेस चाहते हैं, जो तब्दीली चाहते हैं ईरान में, खासतौर पर जो नौजवान हैं, वो अपनी उम्मीदें जोड़ते हैं कि जी हम इस मॉडरेट, मतलब मौजूदा निज़ाम के अंदर जिसमें पहले से ही सारे कैंडिडेट्स चुने जाते हैं ना सुप्रीम काउंसिल से, इसमें हम कोई कदरन बेहतर बंदे को इलेक्ट करें। जब भी कोशिश की है वो नाकाम साबित हुई है, क्योंकि वो सेटिंग ही ऐसे करते हैं कि कोई हार्ड लाइन सख्त बंदा आए, जैसे अभी इनके जो सुप्रीम लीडर हैं एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो वही है ना कि यार एक चीज उबल रही है और आप दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, ये आपके फंडामेंटल राइट्स पे जो जैसे आपने कहा तमाम वो तबके जो पिसे हुए हैं उनको मौका मिल रहा है कि हालांकि ये इनकलाब खौफ खत्म हो रहा है, हालांकि ये इनकलाब मजलूमीन और पिसे हुए तबकों के ही मदद से आया था सर, और अगर ख़ानदान के उससे कंपेयर किया जाए तो ग्रास रूट लेवल पे हुई भी है। लेकिन सवाल ये है कि वो जो तरक्की है उसके बाद बंदा कहता है कि अच्छा जनाब ये तरक्की तो हो गई, मुझे ये सहूलतें भी मिल गई। सवाल ये है कि अब जो है डेमोक्रेसी या जो दूसरी चीजें हैं जो ये कर रहे हैं लोग, बहुत डेमोक्रेसी भी बहुत दूर की बात है। हाँ, बुनियादी हुकूक, यार देखो ये कैसा निज़ाम है, गिरफ्त जो है वो तो कम से कम ढीली ये, और देखिए ये बिला वजह है क्योंकि ये इतने पैरानॉइड है। दिस इज कैच 22 सिचुएशन। आहानी गिरफ्त वो ढीली करेंगे तो फिर हो सकता है वो उनकी सोच ही। देखें ये जो हम जानते हैं कि एक जो ये जुल्म का और कंट्रोल का निज़ाम है ये ताहयात तो नहीं रह सकता, नहीं कभी नहीं। ये जिस तरह से लेकिन बदल सकता है, एक जालिम की जगह दूसरा तो आ सकता है। देयर इज हाँ, नहीं तो पहले भी अभी शाह के साथ क्या अभी ये देखना होगा हमें कि ये जो मूवमेंट है ये भी फिजल आउट हो जाती है या ये किसी नतीजे पे फिजल आउट अगर हुई भी ना यार इट विल कम बैक। फिर भी समाज जो है ना फिजल आउट होने के बावजूद एक फुट आगे ही जाता है, पीछे नहीं जाता है। जो क्रूशियल बात होगी ना, क्रूशियल बात होगी अगर सिक्योरिटी फोर्सेस स्विच कर दें साइड्स, क्योंकि यार बहुत बात की बात है। लेकिन शाह भी इसी तरह गिरा था, शाह मुजाहिरों के जोर पर नहीं गिरा था, जब सिक्योरिटी फोर्सेस और फौज ने रिफ्यूज किया फायर करना, वो दैट वाज तुम आखिरी दिनों की बात कर रहे हो ऐसा। वी आर नॉट देयर येट, नहीं वी आर नॉट देयर येट, वी मे गेट देयर। हां हो सकता है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।